हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का सीएनए नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं जल्दी पीपीटी से वीडियो बनाऊंगा, और आज मैंने एक पीपीटी से वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी इसे ध्यान से सुने, और हम ऑन्कोलॉजी नर्सिंग पार्ट 6 का आगाज कर रहे हैं, जिसमें हम आज टेस्टिकुलर कैंसर और उसके बाद सर्वाइकल कैंसर, ये दो टॉपिक आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करते हैं टेस्टिकुलर कैंसर की। टेस्टिकुलर कैंसर क्या होता है? जो एक्चुअली जो हमारी जर्म सेल्स होती हैं, जिनके द्वारा स्पर्म बनता है और फीमेल्स में ओवा बनते हैं। तो इसी के आधार पर टेस्टिकुलर कैंसर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो जर्मिनल एपिथीलियम और एक नॉन जर्मिनल एपिथीलियम। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जर्मिनल एपिथीलियम वो सेल्स होती हैं जो स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं, और नॉन जर्मिनल एपिथीलियम जो स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं करती है, और वो अदर सेल्स होती है। तो उस ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। सेकंड चीज की हम बात करें तो ये जो कैंसर होता है, ये मोस्टली 15 टू 40 इयर्स के बीच में इसके होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, और ये उन पेशेंट्स में या उन क्लाइंट्स में, उन व्यक्तियों में ज्यादा होता है जिनको अनडिसेंडेड टेस्टिकल होता है। मतलब ये एक टर्म है, आप सब लोग जिसको जानते होंगे, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब होता है, यदि दो दो टेस्टिस में से यदि एक टेस्टिस या अनडिसेंडेड है, मतलब ड्यूरिंग द 7-8 मंथ के करीब टेस्टिस क्या होते हैं, वो स्क्रोटम में आते हैं, लंबर रीजन से। तो यदि किसी बच्चे के टेस्टिस हैं जो स्क्रोटम में नहीं आ पाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। तो क्रिप्टोर्किडिज्म जिन व्यक्तियों को होता है, उनमें ये टेस्टिकुलर कैंसर होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो इसमें मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फालतू की चीजें मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ कि मेटास्टेसिस कहाँ होगा, मेटास्टेसिस लंग्स में, लीवर में, एड्रिनल ग्लैंड्स में, ये सब चीजें हैं। लेकिन ये बहुत ही, ये याद भी नहीं रहेंगे आपको कौन से कैंसर का कहाँ मेटास्टेसिस हो रहा है। और मैं सिर्फ वो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है और जो याद रह सकती है, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट हो गई। सेकंड स्लाइड में अब बात करते हैं इसके अर्ली डिटेक्शन की, कि ये जल्दी कैसे पकड़ा जाए, मतलब बहुत अर्ली स्टेज में इसको कैसे पता लगाया जाए कि टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। तो इसके लिए फ्रेंड सिंपल सा एक सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। वो एग्जामिनेशन एवरी मेल को करना चाहिए, और उसके लिए महीने में एक दिन फिक्स होना चाहिए, और वो सेम डे होना चाहिए एक महीने में। जैसे किसी भी महीने की 10 तारीख को, 15 तारीख को, उस दिन आप टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, यदि हम अवेयरनेस हो, हमें जानकारी हो, तो बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। जैसे टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है। यदि ये कोई व्यक्ति रेगुलर कर रहा है, तो हो सकता है वो बहुत जल्दी कैंसर को डिटेक्ट कर ले, और जो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बच सके। तो इसमें यही लिखा है कि एक डे ऑफ द मंथ सेलेक्ट करना है, कोई भी डे हो। और असेसमेंट कैसे करेंगे? यदि पेनलेस, ध्यान देना इस टर्म पे, पेनलेस। पेनलेस यदि आगे जो ये मैं सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये हम बात कर लेते हैं असेसमेंट की, कि हमें क्या फील होगा जब हम सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, टेस्ट इसका सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, तो हमें क्या फील होगा जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट सिम्टम पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग। पेन नहीं होगा, ध्यान रखना, पेनफुल नहीं है, पेनलेस है। टेस्टिकुलर स्वेलिंग यदि हमें, क्योंकि हम पालपेट करते हैं उस जो भी हम टेस्ट इसका सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, तो हम उसको फील करेंगे। यदि पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग हमें लग रहा है कि ये स्वेलिंग आ रही है टेस्टिस में, तो हमको सचेत हो जाना चाहिए। दूसरा है ड्रैगिंग एंड पुलिंग सेंसेशन इज एक्सपीरियंस इन द स्क्रोटम। ड्रैगिंग मतलब खिंचाव, पुलिंग, ड्रैगिंग और पुलिंग का मतलब होता है किसी तरह का खिंचाव या फिर भारीपन यदि हम स्क्रोटम में फील कर रहे हैं, टेस्टिस वाले एरिया में, तो वो भी एक कैंसर का साइन हो सकता है। अब और मैं इसमें नहीं बताऊंगा, और जो साइन एंड सिम्टम्स हैं कि यदि
मेटास्टेसिस हो गया तो फिर वो पेल्विक रीजन में पूरा स्प्रेड कर जाएगा और जिससे बॉन पेन होने लग जाएगा और भी कई सारे सिम्टम आएंगे। तो उनको हम नहीं बताएंगे। यदि कोई लिम्फ नोड उसमें इन्वॉल्व हो गया तो लिम्फ एडिनोपैथी हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, लेकिन वो जनरलाइज सिम्टम है। वो लगभग जो भी कैंसर होगा उसके रिलेटेड उसके आसपास जो लिम्फ लिम्फ नोड हैं तो वो अफेक्ट होंगे। स्पेशल जो आपको याद रखना है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये सेकंड स्लाइड कंप्लीट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम इस पे बात करेंगे टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन किया कैसे जाता है। ये जनरली जो इसका उचित टाइम होता है वो होता है बाथिंग आफ्टर ए शॉवर। जैसे कोई पेशेंट ने शॉवर लिया है उसके बाद हम इसको कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उस टाइम पे स्क्रोटम की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है और रिलैक्स होती है। तो उस टाइम पे जो हम फील कर सकते हैं टेस्टिस को, तो वो अच्छे से फील कर सकते हैं और किसी भी लंप को, कोई गांठ को या फिर कोई स्वेलिंग को आसानी से हम पहचान सकते हैं। तो ये एक तो इसका टाइम इम्पोर्टेंट है। ये एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि आपको टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कब करना है। तो आफ्टर ए शॉवर ये भी पूछ सकता है कि क्यों उस टाइम पे ही क्यों करना है, या फिर किसी इंटरव्यू में भी पूछ सकता है ये चीज उस टाइम पे क्यों करना है। क्योंकि उस टाइम पे स्क्रोटम की जो स्किन है वो मॉइस्ट रहेगी और रिलैक्स रहेगी, ताकि हम टेस्टिस को आसानी से फील कर पाएंगे। करना कैसे है ये डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसमें भी लिखा है मिडिल फिंगर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ ईच टेस्टिकल, मतलब मिडिल फिंगर को टेस्टिस के अंडर साइड रखना है और जो थंब है उसको टॉप पे रखना है और जेंटली रोल द टेस्टिकल, टेस्टिकल को रोल करना है। यदि किसी भी प्रकार का लंप यदि आपको फील होता है, किसी भी प्रकार की स्वेलिंग या फिर कोई अबनॉर्मलिटी फील होती है और यही अबनॉर्मलिटी आपको नेक्स्ट मंथ भी फील हो रही है, तो इमीडिएटली आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है। ये एक कैंसर के साइन हो सकते हैं। जैसे हमने देखा पेनलेस टेस्टिकुलर, उसमें स्वेलिंग होगी और ड्रैगिंग एंड पुलिंग सेंसेशन होगा। तो ये चीजें हमको ध्यान रखने वाली हैं। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आफ्टर ए शोवर, क्योंकि स्क्रोटल की स्किन मॉइस्ट एंड रिलैक्स होती है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पुरानी स्लाइड देखी, ड्रैगिंग एंड पुलिंग सेंसेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इंटरवेंशन क्या करते हैं? इंटरवेंशन देखो बहुत सारी है। हम कीमोथेरेपी देंगे, रेडियोथेरेपी देंगे, वो सब चीजें मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पुरानी क्लासेस में आप देख सकते हैं। इसमें जो एक नई टर्म मुझे लगी ये ऑर्कियोप्टेमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड टेस्टिस। उसके साथ में जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है और जो रीजनल लिम्फ नोड है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। यदि ये ऑर्कियो, ये रेडिकल का मतलब ही ये है कि जो इस टेस्टिस के आसपास सराउंडिंग जो ऑर्गन्स हैं, सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको भी रिमूव कर दिया, तो इसलिए इसका नाम रेडिकल ऑर्कियोप्टोमी रखा गया है। तो इसमें जो अफेक्टेड टेस्टिस है उसको हम रिमूव कर देते हैं, साथ में स्पर्मेटिक कॉर्ड और जो रीजनल लिम्फ नोड है उसको भी रिमूव कर देते हैं। ये इसका एक इंटरवेंशन है। और जो चीजें हैं वो हम बताएंगे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ट्यूमर का ट्यूमर को रिमूव कर देंगे तो वो रेडिएशन और कीमोथेरेपी के इफेक्ट अच्छे आएंगे। पेशेंट को जनरल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देंगे, उसको स्पर्म डोनेशन के बारे में, उसकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में, ये सब चीजें हमें उससे डिस्कस करनी होती है। और ये सब चीजें इंटरवेंशन में है, लेकिन इनसे क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन सिर्फ इससे बनेगा रेडिकल ऑर्कियोप्टॉमी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन में यही है, ये साइन ऑफ ब्लीडिंग, किसी भी प्रकार का कोई ब्लीडिंग या फिर वुंड इन्फेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम एंटीबायोटिक्स पेशेंट को स्टार्ट करेंगे। और पेन से रिलीव के लिए फर्स्ट 40 आवर्स उसको आइस पैक, ताकि वो पेन कम हो। यदि उसको चिल से आप फीवर की कंप्लेंट है, इंक्रीजिंग पेन है, या इंसीजन में से कोई ड्रेनेज हो रहा है, तो हम तुरंत उसको किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम नोटिफाई करेंगे। और पेशेंट को ये सलाह देंगे कि आपको किसी भी प्रकार की भारी वस्तुएं नहीं उठानी है और अब हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी। तो ये जनरल से पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन है। तो ये इतना ही है बस टेस्टिकुलर कैंसर में। ये मैंने खाली स्लाइड इसलिए रखी है ताकि हम एक रिवीजन कर सकें अब तक जो हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिकुलर कैंसर क्या होता है। एक चीज और मैं इसमें
बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम रिवीजन लेंगे। इसमें क्या होता है, जो अल्फा फीटोप्रोटीन होती है, जो जनरली प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस में बनती है वो, लेकिन जो टेस्टिकुलर कैंसर होता है उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये दोनों का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि टेस्टिकुलर कैंसर में कौन सी चीजें आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। तो एएफपी अल्फा फीटोप्रोटीन, ये मैं स्लाइड में लिखना भूल गया, अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये उसके मार्कर हैं, एक तरीके से टेस्टिकुलर कैंसर के मार्कर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं टेस्टिकुलर कैंसर का। सबसे पहले तो यही है कि जर्मिनल एपिथेलियम, नॉन जर्मिनल एपिथेलियम। सेकंड हम देखेंगे कि किसमें ज्यादा, जिसको क्रिप्टोर्किडिज्म हो, मतलब अनडिसेंडेड टेस्टिस हो उसमें। फिर हम देखेंगे सिम्टम, ड्रैगिंग एंड पुलिंग सेंसेशन और पेनलेस स्वेलिंग। फिर हम उसके बाद हमने देखा कि अर्ली डिटेक्शन कैसे करते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा। असेसमेंट हमने बता ही दिया। सेल्फ एग्जामिनेशन कब करते हैं, आफ्टर द शॉवर। क्यों, क्योंकि स्क्रोटम की जो स्किन है वो मॉइस्ट रहती है और रिलैक्स रहती है, टेस्टिस आसानी से फील हो जाते हैं। फिक्स डे पे करना है, एवरी मंथ करना है। ठीक है, फिर हमने रेडिकल ऑर्क्योक्टोमी देखा, उसमें जो टेस्टिस है, जो अफेक्टेड टेस्टिस है उसको रिमूव कर देते हैं, साथ में जो स्पर्मेटिक कोड है और जो रीजनल लिम्फ नोड है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। फिर हमने उसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन, आइस पैक लगाएंगे, पेशेंट को भारी चीजें नहीं उठाने की सलाह देंगे, और ये सब चीजें, इन्फेक्शन के साइन वगैरह चेक करेंगे, ये सब चीजें हम उसमें देखते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की। सर्वाइकल कैंसर भी दो टाइप का होता है। एक तो प्री इन्वेजिव कैंसर होता है जो सर्विक्स तक ही लिमिटेड रहता है, नाम से ही पता चल रहा है प्री इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब किसी भी चीज में अंदर एंटर करना। इन्वेजिव मतलब उस सर्विक्स के अलावा जो अदर पेल्विक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी एंटर कर चुका है, तो इसलिए उसका नाम इन्वेजिव कैंसर हो गया है। और प्री इन्वेजिव मतलब वो लिमिटेड है, सर्विक्स तक ही लिमिटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी इसकी भी स्टेजेस होती हैं। स्टेज फर्स्ट होती है, स्टेज सेकंड होती है और स्टेज थर्ड होती है। स्टेज फर्स्ट में माइल्ड डिस्प्लेजिया, मैंने आपको बता दिया पहले ही, माइल्ड डिस्प्लेजिया क्या होता है, मॉडरेट डिस्प्लेजिया क्या होता है और सीवियर डिस्प्लेजिया क्या होता है। एक्चुअली सेलों में बहुत ज्यादा कैंसर होता क्या है, सेल्स का अब नॉर्मल डिवीजन होता है, और सेलों में जब बहुत ज्यादा डिवीजन होने लग जाता है तो वो पहचान में नहीं आ पाती कि नॉर्मल सेल कौन सी होती है और कैंसर सेल कौन सी होती है। तो उसी के आधार पर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिस्प्लेजिया, उसी के आधार पर ये स्टेजेस डिसाइड की गई हैं। मेटास्टेसिस इसमें पेल्विस में और रीजनल जो लिम्फ नोड होता है उसमें होता है। रिस्क फैक्टर इसके मोस्टली जो जो याद करने वाली चीजें हैं उनमें मैंने ये येलो मार्क कर दिया है। जो इसका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो इस कैंसर को होने के चांसेस को काफी बढ़ा देता है। तो इसकी एक वैक्सीन लगती है, वो भी जनरली 9 to 13 ईयर्स की एज ग्रुप की जो लड़कियां होती हैं उसमें उस टाइम पे यदि वैक्सीन इसकी लग जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और सर्वाइकल कैंसर से आप बचा सकते हैं। तो मेरी ये एक जनरल एडवाइस भी रहेगी आप लोगों को, जिसको भी आप जानकारी दो तो ये जानकारी जरूर देना कि ये एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एज ग्रुप में उस वैक्सीन को लगवा लेना चाहिए। और एक पैप टेस्ट नाम से भी होता है, पैप टेस्ट, ये उससे भी हम क्या करते हैं, पैप टेस्ट में जो सर्विक्स की जो सेल्स हैं उनका हम माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कैंसर सेल तो नहीं है। यदि कैंसर सेल होगी, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में हम पता लगाते हैं कि यदि कैंसर सेल होगी तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल सेल में तो एक न्यूक्लियस की साइज होती है जो नॉर्मल होती है, और साइटोप्लाज्म भी बहुत होता है। सेल्स में हम सभी जानते हैं न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और भी बहुत सारी चीजें रहती है। लेकिन जो कैंसर सेल होंगी वो उनका माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन इस तरीके से आएगा कि वो जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत बढ़ चुका होगा और जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी भी क्वांटिटी कम रहेगी। तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये आगे कैंसर सेल में डेवलप हो सकती है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। और जैसे कॉमन रिस्क फैक्टर मैंने इसमें नहीं लिखा है, जैसे सिगरेट है, स्मोकिंग है, और मल्टीपल यदि सेक्सुअल पार्टनर मल्टीपल है, यदि अर्ली एज में सेक्स
सेक्स स्टार्ट हो चुका है और प्रॉपर, और ये जनरल चीजें हैं, तो ये मैंने उसमें नहीं लिखे। जो दो इम्पोर्टेंट चीज लगी मैंने वही लिखे। अब हम बात करेंगे कि असेसमेंट कैसे करें कि इसको सर्विक्स कैंसर हो सकता है। तो इसमें जो नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स हैं ये यही है कि पेनलेस ही इसमें है, पेनलेस वेजाइनल पोस्ट मेनोपोस्ट्रल और पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, मतलब आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स उसको ब्लीडिंग हो सकती है, और पोस्ट मेनिस्ट्रेशनल में भी उसको पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। और वेजाइनल डिस्चार्ज में ये फॉल स्मेलिंग और सीरो सेंगुइनस क्या होता है, यदि जैसे कोई डिस्चार्ज है उसके साथ में यदि ब्लड आ रहा है और उसका जो कलर है वो ब्लड की कुछ अमाउंट आ रही है, तो वो सीरो सेंगुइनस डिस्चार्ज होता है, जिसमें सीरम भी आता है और ब्लड की भी कुछ काउंटिंग आती है। यदि कैंसर स्प्रेड हो गया है तो पेल्विक, लोअर बैक, लेग, ग्रोइन पेन ये सब स्टार्ट हो जाएगा। एनोरेक्सिया, वेट लॉस ये नॉर्मल कैंसर का सिम्टम है। लीकेज है, लीकेज ऑफ यूरिन और फीसेस फ्रॉम द यूजाइना। डिस्यूरिया, डिस्यूरिया मतलब हम सभी जानते हैं डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। हेमेचूरिया मतलब ब्लीडिंग इन ब्लड इन द यूरिन, ठीक है। और साइटोलॉजिकल चेंजेस मैंने बताया आपको पैप टेस्ट में किस तरह से साइटोलॉजिकल सेल का जो न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म कम हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम है, इनके द्वारा हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। हेमेचूरिया, डिस्यूरिया, साइटोलॉजिकल चेंजेस, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो साइन एंड सिम्टम्स हैं एक ये है फॉल स्मेलिंग ऑफ सीरो सैंगुइनस वेजाइनल डिस्चार्ज, और तो सब जनरल। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका सर्जिकल इंटरवेंशन कुछ जैसे नॉन सर्जिकल भी होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी, क्रायो सर्जरी, एक्सटर्नल रेडिएशन, इंटरनल रेडिएशन, लेजर थेरेपी, ये क्या है, ये नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन है। और कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन है जिसमें हम सर्जरी के द्वारा कुछ पार्ट को रिमूव करेंगे, तो वो हो गई सर्जिकल इंटरवेंशन। तो सबसे पहले हम इसमें लेजर थेरेपी जो नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन है उसके बारे में बात करते हैं। लेजर थेरेपी हम तभी करेंगे जब हमें जो लेजन है कैंसर का, जो एक तरीके से हमें प्रॉपर बाउंड्रीज यदि पता है कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा ये यहाँ तक स्प्रेड किया हुआ है, तो हम जो लेजर है एनर्जी फ्रॉम द ये, तो हम लेजर के द्वारा उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसमें मिनिमल ब्लीडिंग होती है और स्लाइट वेजाइनल डिस्चार्ज इसमें हो सकता है फॉलोइंग द प्रोसीजर। काफी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर ये नहीं है, अर्ली स्टेज में इसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। सेकंड हम बात करते हैं क्रायो सर्जरी की, ये भी एक नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन है। क्रायो, जहां भी क्रायो वर्ड आ जाए ना, तो इसका मतलब समझना कि बहुत ज्यादा कूलनेस के द्वारा हम किसी चीज को नष्ट कर रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा ठंडी के द्वारा हम उस चीज को नष्ट करने आ रहे हैं। जैसे क्रायोथेरेपी, अब ये क्रायो सर्जरी इन्वॉल्व फ्रीजिंग ऑफ द टिश्यूज यूजिंग ए प्रोब, एक प्रोब के द्वारा विद सब्सिक्वेंट नेक्रोसिस एंड स्लोइंग, मतलब एक बहुत ज्यादा फ्रीजिंग के द्वारा उस जो टिश्यू है उसको हम नष्ट कर देंगे, जो कैंसर सेल्स हैं उनको हम नष्ट कर देंगे। इसमें अनेस्थेसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसमें हैवी वाटर डिस्चार्ज विल ऑक्यूर फॉर सीवरल वीक्स फॉलोइंग द प्रोसीजर के बाद में वाटर डिस्चार्ज हो सकता है। क्लाइंट को अवॉइड करेंगे कि आप किसी प्रकार का कोई इंटरकोर्स ना करें और टैम्पून्स का यूज ना करें, ठीक है। तो ये हमने थेरेपी देखी, लेजर थेरेपी और क्रायो सर्जरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉनाइजेशन। कॉनाइजेशन का मतलब होता है ये एक सर्जिकल इंटरवेंशन है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि सर्जिकल इंटरवेंशन, कॉनाइजेशन, हिस्टेरेक्टोमी, पेल्विक एक्सटेंशन, ये सारे सर्जिकल इंटरवेंशन है। कॉनाइजेशन में क्या करते हैं कि जो सर्विक्स के ऊपर वाला जो एरिया होता है, कॉन्सेप्ट एरिया होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। और इसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पे फीमेल की सेम रहती है, और इसका फॉलोअप बहुत लंबे समय तक चलता है, क्योंकि चांसेस रहते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट एरिया रिमूव किया है उसके कारण न्यू लीजन उसके बाद भी डेवलप हो सकता है। और इसमें रिस्क रहता है हिमोरेज का, यूटेराइन परफोरेशन का, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स का, सर्वाइकल स्टेनोसिस का, प्री टर्म लेबर का, ये सारे इसमें रिस्क रहते हैं। यूटेराइन परफॉर्मेशन, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, सर्वाइकल स्टेनोसिस, ये सारे इसमें क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी हम सभी जानते हैं, रिमूवल ऑफ द यूट्रस। इसमें क्या होता है, यदि पेशेंट को आगे चाइल्ड बियर नहीं करना है तो ये प्रोसीजर हम
परफॉर्म कर सकते हैं। वेजाइनल अप्रोच इसमें यूज करते हैं। रेडिकल, रेडिकल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, रेडिकल ऑर्कियोटॉमी मतलब उसके आसपास के जो ऑर्गन, आसपास की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी रिमूव किया जाएगा। रेडिकल स्टेक्टोमी एंड बायलैटरल lymph node dissections may be performed for cancer or that has spread beyond the cervix but not to the pelvic wall। तो ये हिस्टेरेक्टोमी हो गया। उसके बाद हम पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखते हैं। इसमें भी हम ज़्यादा ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है साउंडर्स में, मैंने लेकिन बहुत कम चीज़ें लिखी है, ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं। यही ध्यान रखना है कि 3 to 6 वीक्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है और किसी भी प्रकार का 9 kg से अबोव का वेट पेशेंट को नहीं उठाने देना है। मॉनिटर ये नोट्स में डाला हुआ है, मॉनिटर वेजाइनल ब्लीडिंग फॉलोइंग हिस्टेरेक्टोमी। और हम कब उसको ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग मानेंगे, यदि 1 सैचुरेटेड पैड पर आवर इससे यदि ज़्यादा है तो हम उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग में काउंट करेंगे वेजाइनल ब्लीडिंग। तो ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में कंप्लीट होता है। तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में हमने देख लिया कि कैसे कैसे क्या होता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज लगी मुझे यही लगी कि एक तो पैप टेस्ट, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो 2-4 चीजें याद रखने वाली हैं। शॉर्ट नोट्स देखो, इसमें भी बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई है। यदि आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो इन दोनों का, टेस्टिकुलर का और सर्वाइकल का, मुश्किल से 7 या 8 लाइन बनेगी बस। इससे ज्यादा इसमें लाइन 7-8 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 5 लाइन मोर देन सफिशियंट है। इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो जनरली होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग है मुझे भी, जब अभी मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें मुझे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ध्यान रखें स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सर्वाइकल कैंसर का पैप टेस्ट। और जो कंफर्मेटरी और डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो होता है कोलपोस्कोपी विद बायोप्सी। कोलपोस्कोपी करेंगे और बायोप्सी करेंगे तो वो हमारा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। पैप टेस्ट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो ये ध्यान देने वाली चीज थी। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, सॉरी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन लग मिले। और आप बता सकते हैं कि पीपीटी के माध्यम से कैसे समझ में आया, कुछ मतलब ज़्यादा ही वो अफेक्टिव लगा या फिर नॉर्मल लगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।